नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं प्रीति। आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव, बाढ़ में फंसे लाखों लोगों को निकालने में जुटी सेना, संचार सुविधाओं की बहाली की कोशिशें तेज। पाकिस्तान में भी बिगड़ी बाढ़ की स्थिति, पंजाब में आपातकाल, 200 लोगों की मौत, मदद की पेशकश के लिए भारत का शुक्रिया। 31 दिसंबर तक संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा दे सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी, कार्मिक विभाग ने बढ़ाई समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट परिसर में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए नई पहल, 28 वकीलों का चयन, पीड़ितों और समिति की करेंगे मदद। और इराक में नई सरकार का गठन, कैबिनेट को संसद की मंजूरी, सभी समुदायों को जगह, अमेरिका ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लाखों लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सेना के तीनों अंग इस काम में जुटे हैं। पहली बार नौसेना के कमांडो को बचाव के लिए उतारा गया है। संचार और यातायात व्यवस्था बहाल करने पर खासा जोर है। राज्य के कई इलाके अब भी पानी में डूबे हैं। ये तस्वीरें हमारी सेना की बहादुरी की वो मिसाल पेश करती हैं जिसके लिए वो जानी जाती है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए सेना और एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने में जी जान से जुटे हैं। राहत और बचाव अभियान के लिए सेना की 205 टुकड़ियां तैनात हैं। सेना के जवान और हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, ये एनडीआरएफ के हैं, ये लोगों को बचाने में लगे। और मैं सेना के जवानों को भी, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी और साथ ही एनडीआरएफ के जवानों को और अधिकारियों को भी जो कुछ भी जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का वो रोल प्ले कर रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। राहत और बचाव अभियान में 45 विमानों और हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और विमानों ने अब तक 140 उड़ानें भरी और प्रभावित क्षेत्रों में 155 टन राहत सामग्री गिराई। वहीं कश्मीर में मोबाइल सेवाएं फिर से बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक विशेष टीम रवाना की है जो संचार नेटवर्क सुधारने और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगी। Well, the situation in the valley is critical because of the submergence in the telephone exchanges. Not only BSNL but most of the private channels have also been forced to shut their operations. But we are trying our best to restore it. We are in coordination with the Cabinet Secretary. This morning I sent 2 senior officers of the Communication Department to Srinagar to ensure that some alternative mechanism can be found out. सेना के मुताबिक जम्मू कश्मीर हाईवे पर 4 से 5 दिन के भीतर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि जम्मू उधमपुर रेल मार्ग पर जल्द ही सेवाएं बहाल हो जाएंगी। जम्मू उधमपुर वाली ट्रेनों को तो आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित वहीं हुआ, वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा वो एरिया। अब स्थिति ये है कि हमारे वहाँ पे इंजीनियर्स ऑफिसर्स सब लगातार कैंप और सुपरविजन कर रहे हैं। हम सुबह से जो है, कल सुबह से हम परिचालन जो है जम्मू उधमपुर सेक्शन में प्रारंभ कर देंगे। राज्य में आई भीषण बाढ़ के बाद अब महामारी का खतरा मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए सेना की 60 मेडिकल टीमें बाढ़ पीड़ित लोगों के इलाज में जुटी हैं। इसके लिए विमान के जरिए 85 टन दवाइयाँ भी भेजी गई हैं। हमने बहुत से मेडिकल कैंप अलॉट कर रखे हैं और उसमें पर डे कम से कम 250-300 आदमी को हम मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ ट्रीट करा रहे हैं और सर्जिकल स्पेशलिस्ट टीम पूरी हमारी अलर्ट है और प्लस एम्बुलेंस साथ में। वहीं रेड क्रॉस संस्था भी लोगों की मदद के लिए आगे आई है। से अब रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें कुछ हमारे पास टेंट हैं, कुछ बर्तन हैं, कुछ कपड़े हैं और कुछ ब्लैंकेट्स हैं या कुछ प्लास्टिक पॉलीथीन शीट्स हैं, तिरपाल हैं। तो वो सारी हम अलग अलग तहसीलों में जितना हमारे पास अवेलेबल है अलग अलग तहसीलों में हम सबको भेज रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान से लोगों ने राहत की सांस ली है। लगी एक लो प्रेशर है जो इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में है, लेकिन उसका हरियाणा या जम्मू कश्मीर की तरफ आने की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 दशक में आई ये अब तक की सबसे भीषण बाढ़ है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग बाढ़ में अब भी फंसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना में सक्रिय है।
इन इलाकों में कई स्थानों पर आज और कल जोरदार बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब में देखा जा रहा है। पंजाब सरकार ने राज्य में बाढ़ आपातकाल का ऐलान कर दिया है। इस बीच बाढ़ पीड़ित पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की पेशकश के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया है। बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कहर बरपा कर रखा है। बीते बुधवार को शुरू हुई बारिश पंजाब और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हफ्ते के आखिर तक जारी रही, जिससे झेलम और चिनाब नदियों में बाढ़ आ गई और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हालांकि पिछले 2 दिन से बारिश रुकी हुई है और नदियों में भी पानी लगातार घटता जा रहा है, लेकिन नीलम, झेलम और पुंछ नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी तो हो गया मेरे ख्याल से 6 दिन से ज़्यादा हो गया पानी खड़ी है। कुछ खुराक ये भी दे रहे, कुछ अपना भी लेके आ रहे, तो कोई गुजारा है हो रहा है। चिनाब नदी में बाढ़ से खानकी, मराला और कादराबाद बांध जलमग्न है। हाफिजाबाद शहर पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एनडीएमए के मुताबिक पंजाब प्रांत के सैकड़ों गांव बाढ़ से पीड़ित हैं। घर पानी में डूबे हैं और फसलें तबाह हो गई हैं। गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, छिनियत, जलालपुर जत्तन, फलिया झांग और पिंडी भटियन बाढ़ की चपेट में हैं। 8-9 किले मुंजी लाई सी, वो भी गरक हो गई, अजे तक लथी कोई नहीं है जी। ते कमाद मुंजी सारी ते गरक हो गई। तुहाडी मेहरबानी, असीं माड़े बंदे आ, कर कुछ नहीं सकदे हैं जी, ते मजबूरी मतलब ये काम बन गया। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਖੁੱਡ ਸੀ ਸੇ ਦੀ ਖੁੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਡ ਘਰ ਲਪਾਈਏ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਡਿੱਗੀ ਬਣੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਚਾ ਘਰ ਲਪਾਈਏ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए पाकिस्तान को की गई मदद की पेशकश का जवाब आ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि आपदा से निपटने के लिए दोनों देशों को साझा प्रयास करने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में कचरा नहीं डालने की सलाह दी है। कल नमामि गंगा की पहली बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता निर्मल गंगा है। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी की सफाई के लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता फैलाई जा सकती है। प्रधानमंत्री के मुताबिक गंगा सफाई पर आए सुझाव का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठोस कचरे और गंदे पानी की सफाई के लिए 500 शहरों में प्लांट लगाए जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारी अब 31 दिसंबर तक अपनी संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा दे सकेंगे। पहले समय सीमा 15 सितंबर थी। कुछ सरकारी अधिकारियों ने ब्यौरा देने में आ रही दिक्कतों के बारे में कार्मिक विभाग को बताया था। लोकपाल और लोकायुक्त कानून के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को हर साल 31 मार्च से 31 जुलाई के बीच ये ब्यौरा देना है। इस साल ये तारीख 15 सितंबर थी। ग्रुप ए, बी और सी कर्मचारियों को अपना, परिजनों और आश्रितों की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा देना है। इन श्रेणियों में 22 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए 28 वकीलों का चयन किया गया है। इन अनुभवी और युवा वकीलों को एक सेमिनार के बाद चुना गया। ये लोग इन मामलों से निपटने वाली सुप्रीम कोर्ट की समिति और पीड़ितों की मदद करेंगे। इन वकीलों को प्रशिक्षण देने की योजना भी है। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क किया गया है। कोर्ट परिसर में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे इन वारदातों में कमी आ सके। सुप्रीम कोर्ट में आज कोल ब्लॉक आवंटन मामले की सुनवाई होगी। 25 अगस्त को कोर्ट ने 1993 के बाद के सभी कोल ब्लॉक आवंटन को गैर कानूनी माना था। कोर्ट ने कहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी ने मनमाने तरीके से आवंटन किया था। 1993 से अब तक 218 कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं। 1 सितंबर को सुनवाई में केंद्र सरकार ने इन आवंटनों को रद्द करके दोबारा नीलामी करने की बात कही थी। केंद्र ने कहा है कि वो इटली के नौसैनिक मैसिमिलियानो लातोर की स्वदेश वापसी की याचिका का विरोध नहीं करेगा। लातोर को हाल में स्ट्रोक पड़ा था और वो बीमार हैं।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि मानवीय आधार पर इस याचिका का विरोध नहीं होगा। लातोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 2 महीने के लिए इटली जाने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने केंद्र से 12 सितंबर तक जवाब मांगा है। इटली के जहाज एनरिका लेक्सी के 2 नौसैनिक मैसिमिलियानो लातोर और साल्वाटोर गिरोन पर फरवरी 2012 में कथित रूप से 2 भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। As regards diplomatic dialogue, because the case is already in the court, so it cannot be settled by diplomatic dialogue. You have to go through the judicial process. और यहाँ फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाएंगे वैज्ञानिक, सरकार ने की घोषणा। और आइए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि रेल बजट में की गई घोषणाओं में से 80% घोषणाओं पर तेजी से काम हो रहा है और बाकी पर भी महीने भर के अंदर काम शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे सुरक्षा केंद्र सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। रेल मंत्रालय के 100 दिनों के कामकाज का मूल्यांकन करते हुए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने साफ किया कि रेलवे की कार्यप्रणाली और क्षमता में सुधार हुआ है। रेल मंत्री ने कहा कि मंत्री और अधिकारी एनडीए सरकार के वादों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने रेल सुरक्षा, सफाई और रेल नेटवर्क के विस्तार को मंत्रालय की प्राथमिकता बताया। Freight loading has been increased by 5%. Freight earnings have been increased by 12.3%. Passengers numbers has been increased by about 4.75%, and passenger earnings have increased by 23% over the previous year. रेल मंत्री ने आर्थिक तंगी दूर करने के लिहाज से रेलवे के कुछ क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अधिसूचना को काफी महत्वपूर्ण करार दिया। Already cabinet has given clearance and we are going ahead with this, and even PPP mode also we are taking care of. So many private players are there who want to invest in the infrastructure. रेल मंत्री ने जानकारी दी कि भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी चीन के मॉडल पर आधारित होगी। उन्होंने महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से रेलवे परिसर में व्यापक सफाई अभियान की शुरुआत की बात भी कही। इसमें रेलवे के सभी 13 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने साफ किया है कि मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार के 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा के मौके पर वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बात कही है। पिछली यूपीए सरकार ने खुदरा क्षेत्र में 51% एफडीआई को मंजूरी दी थी, लेकिन बीजेपी शुरू से ही इसका विरोध करती रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनडीए सरकार मल्टी ब्रांड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति नहीं देगी। स्कूलों में अब वैज्ञानिक भी बच्चों को पढ़ाएंगे। विज्ञान, तकनीकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल इसका ऐलान किया। विज्ञान, तकनीकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल अपने मंत्रालय का 100 दिन का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को स्कूल में साल में कम से कम 12 घंटे पढ़ाना होगा। विज्ञान में बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए ये योजना बनाई गई है। We are going to make it mandatory for the scientists in our departments to actually formally take lecture classes in schools and colleges. उन्होंने कहा कि मौसम विज्ञान समेत कई तरह के शोध में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। We have now entered into an era of world-class monitoring and forecast system by way of the new instruments and gadgets that are being employed. सरकार का विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई पर खास जोर है। महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन करने की योजना भी बनाई गई है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। देश में इबोला बीमारी से बचाव के लिए अब तक 1031 लोगों की जांच की गई है। इनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से हैं। 1 महीने तक नजर रखने के बाद 20 यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पिछले 24 घंटे में देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर 143 यात्री उतरे। देश में इस बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पश्चिम अफ्रीका के 5 देशों में इबोला के 3967 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 2105 मरीजों की मौत हुई है। बीजेपी ने दिल्ली इकाई उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन जारी होने के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने आरोप का जवाब देने के लिए उन्हें 3 दिन का वक्त दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक मोहनिया को 4 करोड़ रुपए की पेशकश की। दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का एक और पहलू है महिला पुलिस की कमी। संसद के बीते सत्र में भी इससे जुड़ा सवाल राज्यसभा में पूछा गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में महिलाओं की संख्या 78,615 है। इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस की संख्या 7,000 है, यानी करीब 1,114 महिलाओं के लिए एक महिला पुलिसकर्मी। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और उनसे निपटने की कोशिशों में कमी का ये नमूना भर है। पुलिस की पब्लिक डीलिंग में सबसे बड़ा हिस्सा SHO यानी थाना इंचार्ज का होता है, लेकिन दिल्ली के सिर्फ 2 थानों में ही महिला SHO हैं। दिल्ली के 11 जिलों में महज दक्षिण पश्चिम जिले में ही एक महिला DCP है। जाहिर है दिल्ली पुलिस में महज 8% हिस्सेदारी रखने वाली महिला पुलिस दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल नहीं रही है। ये सवाल राज्यसभा में संसद के बीते सत्र में कांग्रेस सांसद परवेज हाशमी ने भी उठाया। जिस हिसाब से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, उनके मर्डर्स हो रहे हैं, जब महिलाओं के साथ अत्याचार ज़्यादा होता तो आप पुरुष पुलिसकर्मियों को रख के क्या करेंगे? महिला पुलिसकर्मियों की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि उससे निपट सके। इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में ब्यौरा दिया। उनके मुताबिक 2013 के दौरान 522 पदों को महिला कांस्टेबलों के पदों में परिवर्तित किया गया है। साथ ही महिला पुलिस के 1084 अतिरिक्त पदों को अनुमोदित किया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद महिला पुलिसकर्मियों की हिस्सेदारी 9.94% ही हो पाएगी। हालांकि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे प्रश्न के जवाब में दिल्ली में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 1/3 करने की बात कही। हम लोगों ने यह फैसला किया है और विशेष रूप से मैं दिल्ली की जानकारी आपको देना चाहता हूं कि दिल्ली में हम लोगों ने इस पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या लगभग जितनी हमारी स्ट्रेंथ होगी पुलिस की उसकी 1/3 करने का यह हम लोगों ने फैसला किया है। दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए महिला पुलिसकर्मियों का होना बेहद जरूरी है, जो महिलाओं की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सके और उसका निवारण कर सके। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मारिन चिलिच ने जीता US ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश दुनिया की कुछ और अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे। दोनों नेता आपसी रिश्तों समेत रणनीतिक मामलों पर बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जॉश अर्नस्ट ने बताया है कि ओबामा उत्सुकता से नरेंद्र मोदी की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। दोनों नेता आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान, सीरिया और इराक पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने चुनाव परिणामों को नहीं मानने की बात कही है, जिसके बाद एक बार फिर सरकार बनाने को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके विरोधी अशरफ गनी अहमदजई को जिताया जा रहा है। अफगानिस्तान में दूसरे दौर के नतीजों का ऐलान इस हफ्ते के आखिर तक होने की संभावना है। अफगानिस्तान में पहले दौर का चुनाव 5 अप्रैल को हुआ था, जबकि 14 जून को दूसरे दौर का चुनाव खत्म हुआ था। वहीं इराक में प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी की अगुवाई वाली नई सरकार का गठन हो गया है। नई कैबिनेट में सभी समुदाय के लोगों को जगह दी गई है। दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में IS के खिलाफ गठबंधन बनाने पर काम शुरू हो गया है। इराकी संसद ने सोमवार को प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी की अगुवाई वाली नई कैबिनेट को मंजूरी दे दी, जिसके बाद इराक की नई सरकार ने बीती रात शपथ ली। नई सरकार में सुन्नी नेता सालिह अल मुतलक, शिया नेता बहा अल अराजी और कुर्द नेता और पूर्व विदेश मंत्री होशियार ज़ेबारी उप प्रधानमंत्री होंगे। नई कैबिनेट में अदेल अब्देल मेहदी को तेल मंत्रालय, पूर्व प्रधानमंत्री इब्राहिम जाफरी को विदेश मंत्रालय और कुर्द नेता रोश शावेज को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल गृह और रक्षा मंत्रालय किसी को नहीं सौंपा गया। शपथ ग्रहण से पहले अबादी ने IS आतंकियों के कब्जे से शहरों और प्रांतों को आजाद कराने के साथ देश में शांति और स्थिरता की वापसी का भरोसा दिलाया।
وحظر أي تشكيل مسلح خارج سيطرة الدولة حسبما وأي تشكيلات مسلحة لا يجوز أن تكون أي تشكيلات مسلحة وأي سلاح في العراق خارج إطار الدولة أينما كان وفي أي مكان. अमेरिका ने इराकी संसद से नई सरकार को मंजूरी मिलने का स्वागत किया। इस बीच अमेरिका की अगुवाई में आईएस के खिलाफ बनने वाले गठबंधन पर तुर्की में बातचीत शुरू हो गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल ने सोमवार को इसी मुद्दे पर तुर्की के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। आईएस के खिलाफ बड़ा गठबंधन बनाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री आज मध्य पूर्व के दौरे पर जाने वाले हैं। The Iraqi parliament approved a new and inclusive government, one that has the potential to unite all of Iraq's diverse communities for a strong Iraq, a united Iraq, and to give those communities the chance to build the future that all Iraqis desire and deserve. उधर व्हाइट हाउस का कहना है कि आईएस के खतरे का सामना करने के लिए जरूरी सभी अधिकार राष्ट्रपति ओबामा के पास हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट ने कहा कि ओबामा चाहते हैं कि कांग्रेस एक आतंकवाद रोधी कोष बनाए जिससे आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे दूसरे देशों को प्रशिक्षित और हथियारों से लैस किया जा सके। President will not hesitate to take the actions that he believes are necessary to protect the American people. He talked about his interest in the creation of this counterterrorism partnership fund. And this is a core component of the president's strategy for dealing with this and other issues like it around the globe. It is my hope that this body will stand together. टेक्सास से अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज ने आईएस में शामिल होने वाले अमेरिकियों की नागरिकता खत्म करने के लिए एक कानून का प्रस्ताव किया है। उधर काहिरा में मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने इराक और सीरिया के मसले पर चर्चा की तो संयुक्त राष्ट्र ने इराक और सीरिया में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और दुनिया के देशों से उनकी सुरक्षा की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिणी जर्मनी के होहेनफेल्स में 14 देशों के सैनिकों ने सोमवार को नाटो के अभ्यास में हिस्सा लिया। इस दौरान अलग अलग देशों के सैनिकों ने एक साथ मिलकर काम करने के बारे में बताया गया। इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चेक रिपब्लिक, इटली, लिथुआनिया, पोलैंड और स्लोवेनिया समेत कई देशों के हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहन भी शामिल हुए। बोस्निया, हर्जेगोविना और सर्बिया के सैनिकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। आने वाले कुछ महीनों में नॉर्वे, पोलैंड और यूक्रेन में नाटो के अभ्यास हो सकते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के सेंटियागो में हुए एक बम धमाके के बाद राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट ने लोगों से शांति की अपील की है। सेंटियागो शहर में सोमवार को दोपहर खाने के वक्त एक रेस्टोरेंट में धमाका हुआ जिसमें 8 लोग जख्मी हो गए। राष्ट्रपति बैचलेट ने इसके लिए आतंकियों को जिम्मेदार बताया और कहा कि इस धमाके के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए सरकार आतंकवाद रोधी कानूनों का भी इस्तेमाल करेगी। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं सोमालिया में हुए एक आत्मघाती हमले में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला अफ्रीकी संघ की शांति सेनाओं को निशाना बनाकर किया गया। राजधानी मोगादिश से दक्षिण पश्चिम में हमला किया गया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक विस्फोटकों से भरी एक कार सैन्य काफिले से टकरा दी गई। आतंकी संगठन अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पिछले हफ्ते संगठन ने अमेरिकी ड्रोन हमले में अपने नेता अहमद अब्दी गोडन की हत्या का बदला लेने की धमकी दी थी। टेनिस की क्रोएशिया के मारिन चिलिच ने पुरुष सिंगल का यूएस ओपन खिताब जीत लिया है। ये उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। सोमवार को खेले गए पुरुष सिंगल्स फाइनल में 14वीं वरीयता प्राप्त चिलिच ने जापान की 10वीं वरीयता प्राप्त केई निशिकोरी को 6-3, 6-3, 6-3 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। दोनों ही खिलाड़ियों का ये पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल था। सेमीफाइनल मुकाबलों में निशिकोरी ने नोवाक जोकोविच को और चिलिच ने रॉजर फेडरर को हराया था। निशिकोरी 96 सालों में पहली बार यूएस ओपन के फाइनल में खेलने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। बच्चों के संगीत से मतलब होता है नर्सरी राइम्स या फिर हल्के फुल्के गीत, लेकिन आज जिस बच्चे से हम आपको मिलाने जा रहे हैं उसे देखकर बड़े बड़े संगीतकार भी हिल जाएंगे। देखने में 9 साल का जोस आंद्रे आम बच्चों की तरह है। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, मस्ती करता है। वो देख नहीं सकता। हालांकि उसकी एक खूबी है जो उसे सभी बच्चों से अलग करती है।
वो है उसका संगीत। También a Lima, Perú, también está en los departamentos, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, todo famoso, ya viajé a diferentes países ya। जोस आंद्रे बोलीविया के जैज संगीत के क्षेत्र में उभरता हुआ सितारा है। सिर्फ 4 साल की उम्र से उन्होंने ड्रम और कुछ दिनों बाद पियानो बजाना शुरू कर दिया था। आज वो अपनी प्रतिभा के बल पर बड़े बड़ों को मात देते हैं। Él es libertad plena, es improvisación, es estar jugando con los músicos con los que está. De pronto estás tocando en una nota y te la cambia, entonces hay que estar dispuestos a poder jugar con él, ¿no? Este juego serio que es। संगीत के लिए जोस का जज्बा बताता है कि उनके हुनर की कोई सीमा नहीं और आने वाले वक्त में उनको कामयाबी की बुलंदियां छूते हुए सिर्फ बोलीविया ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कल देश भर में खासकर महाराष्ट्र में लोगों ने गणपति को विदाई दी। लाखों की संख्या में लोग अपने अपने गणपति को लेकर निकले और उन्हें पानी में विसर्जित किया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव। बाढ़ में फंसे लाखों लोगों को निकालने में जुटी सेना। संचार सुविधाओं की बहाली की कोशिशें तेज। पाकिस्तान में बिगड़ी बाढ़ की स्थिति। पंजाब में आपातकाल, 200 लोगों की मौत। मदद की पेशकश के लिए भारत का शुक्रिया। 31 दिसंबर तक संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा दे सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी। कार्मिक विभाग ने बढ़ाई समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट परिसर में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए नई पहल। 28 वकीलों का चयन। पीड़ितों और समिति की करेंगे मदद। और इराक में नई सरकार का गठन। कैबिनेट को संसद की मंजूरी। सभी समुदायों को जगह। अमेरिका ने किया स्वागत।